Hello. So, very good morning to all of you, my dear students. So, welcome back to Target IES. चलिए अब हम लोग एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं विच इज़ कॉल्ड एज व्हाट RAC, विच इज़ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग. ठीक है, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया, एक तो आपने पढ़ा है बेसिक थर्मोडायनेमिक्स. ओके, और थर्मोडायनेमिक्स का ही अब जो एप्लीकेशन वाले सब्जेक्ट होते हैं जैसे RAC हो गया, ठीक है, पावर प्लांट हो गया, तो दीज आर कॉल्ड एज व्हाट अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, है ना. एक तरह से हम इनको क्या बोलते हैं, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि जो हमने बेसिक कंसेप्ट थर्मोडायनेमिक्स के पढ़े उसको हम लोग अब यूज करते हैं इन सब्जेक्ट्स के अंदर. गॉट दी पॉइंट. और बेसिकली ये सारे सब्जेक्ट्स कैसे हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, है ना. RAC हो गया, पावर प्लांट हो गया, ये सारे क्या है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं विद रिगार्ड्स टू थर्मल पोर्शन, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स, है ना. ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कवर कर दिया है, राइट. प्रोडक्शन का कुछ पार्ट कवर हुआ है, ठीक है. रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी कवर्ड बाय सम अदर मेंबर, है ना. और इसके अलावा RAC बचता है अपना, एक पावर प्लांट बचता है ना, पावर प्लांट भी ओपन करेंगे. ठीक है, ओके. तो अगेन माय नेम इज आकांक्ष वशिष्ठ. ठीक है, आप सब लोग जानते होंगे. ठीक है, आई विल इंट्रोड्यूस यू ऑलरेडी सेवरल टाइम्स. सो माय नेम इज आकांक्ष वशिष्ठ एंड आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 20 एंड UPSC इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज 2019. ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो दिस वाज अ स्मॉल ब्रीफ इंट्रोडक्शन. अच्छा, रही बात माय डियर वेटेज की, तो विथ रिगार्ड्स टू द वेटेज और आई कैन से द इम्पोर्टेंसी ऑफ दिस सब्जेक्ट, ये मैंने माय डियर जब मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहा था तो आपको ध्यान हो मैंने वहीं पर ही डिस्कस कर दिया था. ठीक है, इस बार मैंने वहीं डिस्कस कर दिया था. मैंने इवन पावर प्लांट का भी डिस्कस किया था, रफली गेट का, इंजीनियरिंग सर्विस का क्या पैटर्न रहता है, राइट. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, है ना, तो दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. ओके, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माय डियर फ्रेंड्स, RAC. देखिए इस बार जो इसरो का पेपर हुआ था ना, इसरो में इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, राइट. तो ये भी सब्जेक्ट जो है ना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस ही होल्ड करता है, राइट. एंड इट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है. हाँ, बट ऐसा है कि ये क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है थोड़ा थोड़ा, हाँ, तो इसीलिए इस पर थोड़ा आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा. ठीक है, चलिए नाउ लेट अस ब्रीफली डिस्कस द कंटेंट्स विच आर वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस सब्जेक्ट. ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस द कंटेंट्स. ये लीजिए, तो कंटेंट्स क्या क्या है अपने, ये देखिए माय डियर फ्रेंड्स. पहला क्या है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन. सबसे पहले देखिए कोई भी हम सब्जेक्ट शुरू करते हैं तो उसका पहले हमें बेसिक समझना होता है ना, बेसिक ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट. सो विल बी गोइंग थ्रू द बेसिक कंसेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन. ठीक है, देन विल बी गोइंग टू द प्योर सब्सटेंस, राइट. देन विल बी गोइंग टू द प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस के बारे में हमने थोड़ा बहुत थर्मोडायनेमिक्स में बात कर लिया था, इसमें और बात करेंगे थोड़ा सा, है ना, राइट. उसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माय डियर, जिससे लगभग हर साल क्वेश्चन आता है, विच इज कॉल्ड एज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम. लगभग हर साल माय डियर क्वेश्चन जरूर आता है, और इसमें ऑब्जेक्टिव ही नहीं, कन्वेंशनल प्रॉब्लम से हम लोग डील करेंगे, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं माय डियर. इससे टॉपिक से, है ना, काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है, उसके अलावा हम लोग माय डियर जो भी हमारा वर्किंग फ्लूइड होता है ना, वर्किंग फ्लूइड यूज्ड इन दिस सिस्टम विच इज कॉल्ड एज अ रेफ्रिजरेंट, वी विल बी गोइंग टू स्टडी ऑल दोज रेफ्रिजरेंट्स, राइट. उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, उसका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है वो पढ़ेंगे, राइट. तो ऑल दीज थिंग्स विल बी गोइंग थ्रू इन दिस चैप्टर कॉल्ड रेफ्रिजरेंट, राइट. जो हम लोग घर में इवन जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनर होता है ना, मोस्ट ऑफ द सिस्टम यूज व्हाट, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, राइट. इसमें आपको ये कॉमनली यही मिलता है, ठीक है, लगभग में. गॉट द पॉइंट. तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे लिए समझने के लिए. और फिर इसमें जो फ्लूइड होता है दैट इज अ वर्किंग फ्लूइड विच इज द रेफ्रिजरेंट, वी आर गोइंग टू देन स्टडी. ठीक है, फिर माय डियर एक और सिस्टम होता है विच इज कॉल्ड एज द वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम. इसको भी हमें माय डियर बहुत ही अच्छे से डील करना है. स्पेशली इसका हमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए माय डियर. जितने भी मतलब जैसे लिथियम ब्रोमाइड वाला है, अमोनिया वाला है, जितने भी, और एक इलेक्ट्रोलक्स होता है ना. तो 3 तरीके के वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम होते हैं, और ये माय डियर खास करके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके इंजीनियरिंग सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना. खास करके इंजीनियरिंग सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. और माय डियर फिर हम लोग जो है इसमें तो हमने क्या किया कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट से हमने डील किया, लेकिन माय डियर एयरक्राफ्ट जैसे जो होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, राइट. उसमें जो रेफ्रिजरेशन होता है माय डियर, उसमें जो वर्किंग फ्लूइड यूज होता है दैट इज एयर, एंड दैट फॉलोज व्हाट, रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल. सो एयरक्राफ्ट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस में जो भी हम रेफ्रिजरेशन यूज करते हैं दैट इज द बेस्ड ऑन रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल विच यूजेस एयर एज द वर्किंग फ्लूइड. इसमें क्या रहता है, एयर एज द वर्किंग फ्लूइड. माय डियर एक चीज बहुत ध्यान से गौर कीजिएगा, एयर को छोड़ के बाकी जितने भी अमोनिया ले लीजिए,
चाहे लिथियम ब्रोमाइड, या फिर इवन जो भी हम लोग रेफ्रिजरेंट डील करेंगे इन VCRS वगैरह इस चैप्टर में, इस सब में होता है फेस चेंज। लेकिन माय डियर एयर में क्या फेस चेंज होता है? नहीं, ठीक है, एयर में फेस चेंज नहीं हो सकता। तो दिस विल बी डन इन ओनली सिंगल फेज, दैट इज गैसियस फेज। बाकी इन सब में फेस चेंज होगा, ठीक है। ओके, नाउ विल बी गोइंग, उसके बाद हम लोग कुछ और डील करेंगे थोड़ा बहुत, दैट इज अ रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर, ठीक है। हमारे जितने भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम है ना, उसके अंदर जैसे इवापोरेटर होता है, जैसे मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये देखिए, ये फिगर देखिए आप ध्यान से। ये हमारा जो लगभग जो डोमेस्टिक AC होता है, चाहे फ्रिज ले लीजिए, हमारा जो रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज होता है, उन सब में लगभग यही चीज चल रही है ना। तो ये मैंने ओवरव्यू बनाया थोड़ा सा अबाउट द रेफ्रिजरेशन सिस्टम विच वी आर गोइंग टू सी। तो जितने भी आप कंपोनेंट्स देख पा रहे हैं यहाँ पर, इवापोरेटर हो गया, कंप्रेसर, मैकेनिकल कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, राइट, इसको हम लोग थ्रॉटलिंग डिवाइस भी बोलते हैं, राइट। एंड यहाँ पर आपको दिखा रखा है, देखिए फेज, जैसे यहाँ पर रेफ्रिजरेंट का फेज है लिक्विड प्लस वेपर, इवेपोरेटर से बाहर निकलने के बाद वेपर, राइट, कंप्रेस होने के बाद में वेपर बन जाता है। एक्चुअली सुपर वेपर वेपर रहता है, बट ये सुपर हीटेड हो जाता है, अपन देखेंगे, ये सुपर हीटेड बन जाता है कंप्रेसर के बाद। फिर जब वहां से कंडेंसर से निकलेगा तो सॉरी, कंडेंसर से निकलने के बाद में जो रेफ्रिजरेंट आपका है वो किस फेज में वापस आ जाएगा? लिक्विड में। लिक्विड से फिर आपके पास में एक और डिवाइस में एंटर करता है, दैट इज थ्रॉटलिंग डिवाइस, या फिर उसको हम एक्सपेंशन वाल्व बोलते हैं। उसके थ्रू जब जाएगा तो उसके अंदर जो फेज बनता है, दैट इज द मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड वेपर। दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द ओवरऑल रेफ्रिजरेशन सिस्टम बेसिकली। और ये मैंने दोनों के केस में बात की, मैटर वेपर कंप्रेशन में भी और एब्जॉर्प्शन में भी। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड रेफ्रिजरेशन विच वी गोइंग टू सी। जब हम लोग एब्जॉर्प्शन देखेंगे तो हम ये देखेंगे एडिशनल कंपोनेंट्स उसके अंदर कुछ ऐड हो जाते हैं, ठीक है। बाकी मोटे तौर पे यही रहता है, ठीक है। तो मैं आपको दोनों में डिफरेंशिएट करके दिखाऊंगा व्हेन वी विल गोइंग टू सी बोथ VCRS एंड देन वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, या फिर VARS, है ना। उसके बाद में माय डियर लास्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा, दैट इज व्हाट? एयर कंडीशनिंग। तो ये तो पार्ट है हमारा रेफ्रिजरेशन, ठीक है, और ये पार्ट है हमारा लास्ट का जो है एयर कंडीशनिंग, जिसमें माय डियर हम लोग डील करेंगे कि किस तरीके से हमारे जैसे हॉस्पिटल्स होते हैं, थिएटर्स होते हैं, ऑडिटोरियम्स होते हैं, राइट, और जो हमारे सेंट्रलाइज्ड AC होते हैं, उनका स्ट्रक्चर, ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये तो हम लोग क्या है, पर्टिकुलर एक AC, मतलब जो हमारा मशीन है ना, रेफ्रिजरेशन मशीन, जो हमारा एयर कंडीशनर है, उसकी हम बात करते हैं। लेकिन इसमें हम ओवरऑल सेटअप की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा इंपॉर्टेंट रहता है कि हम कितना तो फ्रेश एयर लें, कितना हम लोग जो है अंदर की हवा लें, कितना हम फ्रेश एयर लें, राइट, फिर उसका अरेंजमेंट कैसा हो, ठीक है। और फिर हम लोग बेसिकली उसके पे हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसमें एक सब टॉपिक हम लोग और पढ़ते हैं, दैट इज साइकोमेट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, साइक्रोमेट्री, ठीक है। साइकोमेट्री माय डियर कुछ नहीं है, इट इज अ स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, दैट्स इट। इट इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर। उसका टेम्परेचर क्या है, उसमें ह्यूमिडिटी क्या है, ऑल दीज थिंग्स विल बी गोइंग टू डील इन व्हाट द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइकोमेट्री, है ना, विच इज द पार्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग ओनली, ठीक है माय डियर। तो इससे भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, कन्वेंशनल तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इससे, ठीक है। वो सारी चीजें हम लोग डील करेंगे एक एक करके। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो ये थे ब्रॉड कंटेंट्स। ये कंपैरेटिवली माय डियर बात करें तो थर्मो से थोड़ा छोटा है, जरूर है ना। ये जो सब्जेक्ट है थर्मो से रिलेटिवली छोटा जरूर है, बट माय डियर अब आपको ये जो है ना सब्जेक्ट फटाफट समझ आएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसका बेसिक तो कवर कर ही लिया थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। अब इट इज ओनली व्हाट? अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, दैट्स इट। तो इसमें हमें टेम्परेचर की टर्म आएगी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, सारी चीजें आएंगी। अब आपको समझने में भी दिक्कत नहीं होगी सारी चीजें, है ना। हम लोग जो है अलग अलग कर्व बनाएंगे, TS डायग्राम बनाएंगे। हम लोग TS डायग्राम काफी बनाते हैं इस केस में, RSC सब्जेक्ट में, है ना, TS डायग्राम, ठीक है। TS डायग्राम, pH, एक प्रेशर एंथैल्पी भी होता है, वो भी हम बनाएंगे, है ना। तो उसको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसका बेसिक हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट, है ना, और उसके जो कंटेंट्स हैं। मैं फिर बता दे रहा हूँ, जो वेटेज है, आप वेटेज के लिए थर्मोडायनेमिक्स का स्टार्टिंग का लेक्चर देख सकते हैं। उसमें मैंने एक साथ ही थर्मो, RSC, पावर प्लांट, इनका वेटेज डिस्कस कर दिया था मोटे तौर पर। यहाँ तक बात ठीक है? ओके, नाउ अगेन ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्ड्स टू द टारगेट IAS। ओके, वी आर कंसर्न विद द कंप्लीट कवरेज ऑफ द सिलेबस, है ना, एंड ऑल द टॉपिक्स ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस एंड गेट, ठीक है। और बेसिकली जो माय डियर आप जो भी नोट्स परचेज करेंगे
वो बेसिकली डिराइव्ड है फ्रॉम ऑल द टॉप 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्लास नोट्स, है ना, राइट। और माय डियर कुछ भी अगर एक्स्ट्रा एडिशन होता है यूपीएससी सिलेबस में कुछ भी, तो हम वो एक्स्ट्रा टॉपिक भी कवर करेंगे, ठीक है, इफ एनीथिंग विल बी रिक्वायर्ड इन द फ्यूचर, राइट। एंड वी हैव अ डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो, ठीक है, वी हैव अ डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप ऑन विच यू कैन आस्क योर क्वेरीज एंड डाउट्स, फुल्ली फॉर डेडिकेटेड फॉर द डाउट क्लैरिफिकेशन, है ना, यू कैन वेरी वेल आस्क। एंड प्लीज आई वुड रिक्वायर, मैं तो यही चीज कहूंगा, अगर आप डाउट नहीं पूछ रहे इसका मतलब दो चीजें, या तो आपको सब कुछ आता है या तो आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है। सब कुछ आता है ऐसा हो नहीं सकता, अगर सब कुछ आता हो तो आप पढ़ नहीं रहे होते हमसे, ठीक है। वैसे सही बात कह तो किसी को भी सब कुछ नहीं आता है ना, एवरीबडी इज नॉट 100% परफेक्ट। सो द थिंग इज अभी आप लोग 0 लेवल पर हैं, तो आई वुड रिक्वायर यू आस्क मैक्सिमम नंबर ऑफ डाउट्स, राइट। एंड वी आर हियर फॉर योर करियर गाइडेंस एंड मोटिवेशनल सपोर्ट एज वेल, ओके। एंड ऑल्सो द थिंग इज द कंसाइज कंसेप्ट ओरिएंटेड, है ना, टॉपिक वाइज प्रेजेंटेशन विद डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स, राइट। यू विल बी गेटिंग वीडियो लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे, आपके साथ में नोट्स भी रहेंगे, ठीक है, ऑन टारगेट आईएएस यूट्यूब चैनल, ओके। एंड ऑन फर्दर क्वेरीज फॉर परचेजिंग द कोर्स प्लीज कॉन्टैक्ट मिस्टर रविंद्रा हु इज आवर मैनेजमेंट हेड, इट इज हिज फोन नंबर एंड इट इज हिज ईमेल आईडी, ठीक है। और टारगेट आईएएस की वेबसाइट को भी आप रेफर कर सकते हैं। बाकी यू कैन कॉन्टैक्ट मिस्टर रविंद्र सर फॉर यू नो परचेजिंग काइंड ऑफ क्वेरीज एंड ऑल दैट, है ना, because he is our management head, right my dear students। so can we start the subject now, है ना, चलिए सब्जेक्ट का श्री गणेश करते हैं, ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। अब आपको ये सब्जेक्ट में मजा भी आएगा माय डियर, है ना, और ये अभी रिलेटिवली थोड़ा फास्ट भी होगा कवर, है ना। अब उतना टाइम नहीं लगाएंगे जितना थर्मो में लगाया था, है ना। आई ट्राई माई बेस्ट कि हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे माय डियर, क्वेश्चंस में आपको कवरेज खूब कराऊंगा इसके अंदर। क्वेश्चंस की तरफ से आप चिंता मत कीजिए, क्वेश्चन का कवरेज अच्छा रहेगा। बाकी आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर, जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाइए, ठीक है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनके बिना आपकी तैयारी कुछ नहीं, आप ये समझ लीजिए, है ना। अनटिल अनलेस यू आर गॉन थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर्स बोथ फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट, और भी माय डियर कुछ भी पेपर मिलता है कहीं से भी, इसरो का मिलता है, बार का तो खैर मिलता नहीं है, बाकी किसी भी एग्जाम के अगर आपको चाहे स्टेट लेवल का ही क्यों ना हो, कहीं से भी प्रीवियस ईयर पेपर मिलता है, उठाओ और सॉल्व करो उनको माय डियर, तो ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा ना। बट हाँ, गेट ईएस का तो एसेंशियल है, कंपलसरी है, ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट द सब्जेक्ट दैट इज द आरएसी विच इज द रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ओके माय डियर। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स समझ लेते हैं, ठीक है, वी विल स्टार्ट विद सम बेसिक टर्म्स। फॉर एग्जांपल द नंबर 1 टर्म इज कॉल्ड एज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, राइट, ठीक है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, इसको कैसे डिफाइन करते हैं माय डियर, इट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ हीट। पहली बात तो ये समझ लीजिए माय डियर, इफेक्ट, दिस इफेक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, सम एनर्जी, और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, हीट। सो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू बी एक्सट्रैक्टेड, जो मुझे निकालना है, इट इज दैट अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू बी एक्सट्रैक्टेड, एक्सट्रैक्ट मतलब मुझे खींचना है, मुझे निकालना है, फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस, ठीक है। पहला तो इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, इट इज अ सम फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, ये वो हीट है माय डियर विच इज रिक्वायर्ड टू व्हाट, एक्सट्रैक्ट, देना नहीं है, लेना है, खींचना है, वहां से खींचना है, फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड व्हाट एंड मेंटेन लोअर टेम्परेचर देन दैट ऑफ सराउंडिंग। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। बाहर का टेम्परेचर माय डियर समर में क्या, फॉर एग्जाम्पल क्या रहता है, डिपेंडिंग अपॉन हाँ आप कहाँ किस लोकेशन में रह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आई बिलोंग टू राजस्थान, अब यहाँ पर जैसे गर्मियों में टेम्परेचर की आप बात करें तो 45-46 डिग्री तो नॉर्मल है, दिन का तापमान, है ना। तो अगर बाहर का टेम्परेचर 46 डिग्री सेंटीग्रेड भी अगर आप मान लें, तो क्या आप घर के टेम्परेचर, जो रूम का टेम्परेचर है, आप मतलब सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब आप झेल पाएंगे इतने टेम्परेचर को, रूम टेम्परेचर इतना पहुंच गया तो नहीं ना। तो यू रिक्वायर सम रेफ्रिजरेशन डिवाइस, जिससे कि आपका क्या है, जो रूम टेम्परेचर है दैट मस्ट बी बिलो एटलीस्ट, मतलब वो स्टैंडर्ड जो रूम टेम्परेचर दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके आसपास तो पहुंच जाए, है ना। सो बिटवीन 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम तक तो आपका टेम्परेचर आपके रूम का पहुंचे, उसके लिए आपको माय डियर क्या करना पड़ेगा, देखिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। देखिए अगर आप हीट देंगे रूम में तो रूम का टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा ना, ऑब्वियस बात है, बिकॉज डेल्टा क्यू क्या होता है, व्हाट इज हीट, mc डेल्टा टी, राइट। सो दैट इज व्हाट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन सप्लाइंग द हीट इट इज इंक्रीजिंग द व्हाट टेम्परेचर। तो अब अगर आपको टेम्परेचर रिड्यूस करना है अपने रूम का,
सो एज टू ब्रिंग इट इनटू द कंफर्ट कंडीशन, राइट, बिटवीन 22-25 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा 46 डिग्रीज मान लीजिए। तो इसीलिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू बेसिकली रिमूव द हीट फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस और द स्पेस इन विच यू आर लिविंग, डेफिनेटली, है ना। तो वो जो हीट होती है माय डियर, दैट अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस, जिससे कि आप जो है आपके जो सराउंडिंग टेम्परेचर है उससे कहां तक पहुंच जाए, योर रिक्वायर्ड कंफर्ट टेम्परेचर, दैट इज सपोज 20 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेते हैं। तो वो जो हीट रिक्वायर होती है माय डियर, विच इज रिक्वायर्ड टू व्हाट, एक्सट्रैक्ट, और विच इज रिक्वायर्ड टू स्नैच फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बोलते हैं माय डियर। बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा ना। ओके माय डियर, तो अब चूंकि अमाउंट ऑफ हीट है तो हीट की यूनिट क्या होती है, जूल, तो इसकी भी यूनिट क्या होती है माय डियर, ऐसा यूनिट, जूल, राइट। ओके माय डियर, नेक्स्ट इज द रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट क्या होता है माय डियर, मैंने आपको बताया रेफ्रिजरेंट क्या होता है, एक वर्किंग फ्लूइड होता है। सो इट इज अ व्हाट, वर्किंग फ्लूइड और अ वर्किंग सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द हीट फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस। देखिए आपको एक मीडियम चाहिए ना, एक सोर्स चाहिए, मतलब एक एजेंट चाहिए आपको जो कि काम करे आपके लिए। अब ये खुद से तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि माय डियर होता क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की अगर आप बात करें तो हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर, वो अपने आप हो जाएगा। बट इसके लिए आपको माय डियर क्या करना पड़ेगा, हीट को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं। मतलब ये अपोजिट है टू द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, समझ पा रहे हैं। जो रेफ्रिजरेशन प्रोसेस है दैट इज अपोजिट टू द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विच इज अकरिंग नेचुरली, ठीक है। तो जो रेफ्रिजरेशन प्रोसेस होता है माय डियर, दैट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, ठीक है। तो अगर ये अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर है माय डियर, तो ये अपने आप नहीं होगा, आपको एक एजेंट चाहिए जो कि आपका ये काम करे। दिस इज नथिंग बट द रेफ्रिजरेंट। तो रेफ्रिजरेंट वो वर्किंग फ्लूइड है माय डियर जो कि आपके स्टोरेज स्पेस से हीट को एक्सट्रैक्ट करने में आपकी हेल्प करता है, दैट इज इट क्रिएट्स व्हाट, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। इसको हम क्या बोलेंगे, रेफ्रिजरेंट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, राइट। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, एक टर्म होता है दैट इज सीओपी, है ना। सीओपी की बात हमने रफली वहां पर भी कर ली थी ना थर्मोडायनेमिक्स में, बट नाउ विल बी गोइंग टू डिटेल अबाउट सीओपी इन दिस टॉपिक, दैट इज आरएसी, है ना। सीओपी को माय डियर दूसरा टर्म मैंने आपको पहले भी समझाया था, बोलते हैं ईपीआर। बहुत ध्यान से देखिएगा, सीओपी को हम दूसरी तरह से क्या डिफाइन करते हैं, ईपीआर। देखिए क्वेश्चन में अगर आए फाइंड ईपीआर, अगर आपको नहीं पता ईपीआर क्या होता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना, ठीक है। तो सीओपी ईपीआर एक ही चीज है, ईपीआर मतलब एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो। मैंने माय डियर आप लोगों को सीओपी वर्सेस एफिशिएंसी समझाई थी, आपको ध्यान हो। और मैंने आपको यह भी बताया था कि सीओपी और एफिशिएंसी दोनों ही केस में माय डियर क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट है। बहुत ध्यान से सुन लेना, फिर बोल देता हूं, सीओपी और एफिशिएंसी दोनों ही आउटपुट अपॉन इनपुट हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि सीओपी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है, जबकि एफिशिएंसी लेस देन इक्वल टू 1 होती है। एफिशिएंसी हमेशा 0 to 1 के बीच में लाई करती है, जिसको हम परसेंटेज में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे 0.3 एफिशिएंसी है मतलब 30%। बट सीओपी के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। सीओपी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है हमेशा। बट ध्यान रहे दोनों ही क्या होता है, यस, आउटपुट अपॉन इनपुट होते हैं। अब रही बात सीओपी की, सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेशन, है ना। तो अब देखिए हमारे पास में दो डिवाइसेस हैं, डिपेंड करता है सीजन कौन सा है। जैसे गर्मी के मौसम में हम लोग यूज करेंगे रेफ्रिजरेटर, मतलब हमें हमारा जो स्टोरेज स्पेस है उसको ठंडा करना है, गर्म करना है, ठंडा करना है ना। और ठंडा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हीट को निकालना पड़ेगा, हीट को वहां से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। वहीं सर्दी के मौसम में हम क्या यूज करेंगे, हीट पंप। बेसिकली नाम से समझ आ रहा है, हीट पंप, दैट इज यूज टू पंप द हीट इनटू द स्टोरेज स्पेस, सो दैट जो सराउंडिंग का टेम्परेचर सर्दियों में क्या पहुंच जाता है, 5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। मान लो अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, तो व्हेन इफ द रूम टेम्परेचर बिकम्स आल्सो 5 डिग्रीज, देन यू विल फील अगेन, यू विल स्टार्ट फीलिंग अनकंफर्टेबल। तो आपको अगेन चाहिए कि आप क्या करें कि उसको कंफर्ट कंडीशन में ले आए, जैसे कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड अगेन मान लीजिए। तो उसके लिए अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, हीट को पंप करते रहना पड़ेगा। दिस टाइम यू हैव टू सप्लाई द हीट इनटू द स्टोरेज स्पेस दिस टाइम। तो वो डिवाइस क्या होती है, हीट पंप। और वहीं अगर आप यूज कर रहे हैं जैसे एसी, है ना, रेफ्रिजरेटर जो अपना फ्रिज होता है, वो क्या कर रहा है, आपके स्टोरेज स्पेस से हीट को निकाल रहा है। बेसिकली दैट इज क्रिएटिंग कूलिंग इफेक्ट विच इज कॉल्ड एज अ रेफ्रिजरेटर। गॉट द पॉइंट माय डियर। दोनों ही केस में क्या डिफाइन होता है, सीओपी। अब बड़े ध्यान से समझिएगा माय डियर, पहले मैं आपको रेफ्रिजरेटर के तौर पे समझा देता हूं। सीओपी क्या होता है माय डियर, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। देखिए डिजायर्ड इफेक्ट हमारा आउटपुट क्या है, डिजायर्ड इफेक्ट क्या होता है, हमारा आउटपुट। देखिए रेफ्रिजरेटर से हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि वो ठंडा करे, गर्म करे, ठंडा करे ना, यस। तो बेसिकली
सीओ मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, हमारे डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, हमारे डिजायर्ड इफेक्ट है कि हमें अपने रूम स्टोरेज स्पेस को करना है ठंडा, ठंडा करना है विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। तो उसके लिए आपको हीट वहां से निकालनी पड़ेगी, उसको डालनी पड़ेगी, वहां से निकालनी पड़ेगी। और जो हीट हम वहां से निकालते हैं उसी को हम माय डियर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट नहीं बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये डिजायर्ड इफेक्ट को हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इसीलिए हमारा जो डिजायर्ड इफेक्ट है दैट इज आवर आउटपुट। तो आउटपुट हमारा क्या है, मतलब हमारी इच्छा क्या है, चाहत क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, दैट द amount of some amount of heat should be what extracted from the storage space, which is also called as the क्या, yes, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। सो डिजायर्ड इफेक्ट को हम जो रेफ्रिजरेटर के केस में माय डियर, रेफ्रिजरेटर के केस में डिजायर्ड इफेक्ट क्या है हमारा, क्यू रेफ्रिजरेशन, क्यू रेफ्रिजरेशन बोलते हैं, क्यू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, राइट। अब देखिए माय डियर, अपॉन व्हाट, इनपुट। तो इनपुट क्या है हमारा, वर्क। और वर्क इनपुट क्यों हमें देना पड़ रहा है माय डियर, हमें वर्क इनपुट माय डियर इसलिए देना पड़ा है, आप ध्यान कीजिए क्या, क्लॉशियस स्टेटमेंट, यस, क्लॉशियस स्टेटमेंट को आप ध्यान कर लो। क्लॉशियस स्टेटमेंट क्या बोलता है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच इज मतलब जिससे कि आपका जो है हीट ऑटोमेटिकली चली जाए फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल इन इट्स ओन। इसको करना पॉसिबल नहीं है, अपने आप नहीं हो सकता है कि आप लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे चले जाएं, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल तभी है जब आप एक एक्सटर्नल सोर्स से एक एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई देंगे, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वर्क इनपुट। अभी वर्क इनपुट कैसे देंगे आप, उस वर्क इनपुट देंगे आप विद द हेल्प ऑफ सम डिवाइस विच इज कॉल्ड एज द कंप्रेसर। ये वो कंप्रेसर होता है माय डियर जो कि क्या करता है, इट इज इन द मतलब जो कि वर्क इनपुट लेता है सो एज टू एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस। देखिए ये है हमारे स्टोरेज स्पेस, ध्यान रखिएगा, और स्टोरेज स्पेस से QL अमाउंट ऑफ हीट, ये है QL अमाउंट ऑफ हीट। देखिए ऊपर की तरफ दिखा, इसका मतलब क्या है, यहां से हीट खींची जा रही है, ली जा रही है ना। सो दिस इज व्हाट T लोअर, राइट। सो दिस विल बी एट लोअर टेम्परेचर, राइट, एंड द अमाउंट ऑफ हीट विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस स्पेस विच इज व्हाट QL। क्या इसी को मैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बोल सकता हूं, यस। और रेफ्रिजरेटर के केस में यही मेरा क्या है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन व्हाट, वर्क इनपुट फ्रॉम द कंप्रेसर डिवाइस, है ना। और यही कंप्रेसर माय डियर दो काम करता है, एक तो यहां से हीट निकालने में मदद करता है, और दूसरा माय डियर कंप्रेसर का एक और बढ़िया काम है कि कंप्रेसर जो हीट है एक जो दूसरा जो है हमारा सिंक, देखिए ये तो है सोर्स, ठीक है, सॉरी, हाँ ये है हमारा सोर्स क्या होता है, अगेन माय डियर सोर्स सिंक आपको समझाया था। सोर्स सिंक इस बात पे डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर ज्यादा किसका कम किसका है, सोर्स सिंक इस बात पे डिपेंड करता है कि सोर्स से हीट ली जाती है और सिंक को हीट दी जाती है, समझ रहे हैं। तो ये रहा इस बार सोर्स, ये सोर्स है ना, क्योंकि सोर्स से हीट जा रही है और सिंक को हीट जा रही है, तो ये सिंक हो गया। तो इसीलिए अब हमारे को जो है सम हीट इज बेसिकली व्हाट थ्रोन टू द सिंक, उस, है ना, और विच इज व्हाट आर सराउंडिंग, विच इज आर नथिंग बट द सराउंडिंग। आपने कभी डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर या इवन अपना जो स्प्लिट एसी होता है इसको भी देखा होगा ना, स्प्लिट एसी में भी बाहर एक पंखा चल रहा है ना, अरे बाहर एक पंखा चल रहा है कि नहीं, आपने यार एक डब्बा बाहर लगा हुआ है, ठीक है, एक डब्बा अंदर है, अंदर वाला डिब्बा ठंडा कर रहा है, बाहर वाला डब्बा जो कर क्या रहा है, वो हीट रिजेक्ट कर रहा है ना सराउंडिंग को, वही तो हो रही चीज, ठीक है। तो बेसिकली यही है, मतलब क्लॉशियस स्टेटमेंट है ना, क्लॉशियस स्टेटमेंट यही बोलता है कि इट इज नेवर एवर पॉसिबल कि हमारी जो लोअर जो है हमारा ऑटोमेटिकली हीट लोअर से हायर टेम्परेचर पे चली जाए, क्योंकि हमारा लॉ ऑफ नेचर बोलता है हमेशा हायर से लोअर में जाती है। लेकिन अगर आपको लोअर से हायर में करवाना है तो आपको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा वर्क इनपुट विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसर। बात समझे, अरे यहां तक समझे बात। तो सीओपी क्या होगा, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, इतना बात समझ आए। तो डिजायर्ड इफेक्ट हमारे लिए क्या है, QL है अपॉन वर्क इनपुट, बात समझ आई। दिस इज व्हाट इज द ब्रॉड बेसिक डेफिनेशन ऑफ सीओपी। नाउ माय डियर इफ आई टॉक अबाउट कार्नट सीओपी, इफ आई टॉक अबाउट कार्नट सीओपी, तो देखिए कार्नट के हिसाब से आपको ध्यान है एक चीज अपन ने डिफाइन किया था, क्या डिफाइन किया था, कार्नट की मदद से मैं क्या बोल सकता हूं, देखिए इधर इसी को देखो, क्या मैं बोल सकता हूं QL अपॉन TL इज इक्वल्स टू व्हाट, QH अपॉन TH। if it is a reversible refrigerator my dear then I can write it like this or not। तो अगर COP डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट है और डिजायर्ड इफेक्ट क्या है मेरा, QL अपॉन वर्क इनपुट, ठीक है, ये है ना, यही बात है। चलिए अब इसको बड़े ध्यान से देखिएगा माय डियर। अच्छा
क्या मैं इसमें फर्स्ट लॉ भी लगा सकता हूं? बिल्कुल, फर्स्ट लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ कैसे लगाएंगे? देखिए, इनकमिंग एनर्जी इक्वल टू व्हाट? आउटगोइंग एनर्जी। तो इनकमिंग क्या क्या है? एक तो QL है और एक वर्क इनपुट है। आउटगोइंग एनर्जी क्या है? QH। तो देयरफॉर आई कैन राइट इट एज QL प्लस वर्क इनपुट इज इक्वल टू व्हाट? QH। इज इट और नॉट? अरे ये लिख सकता हूं, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिखा है मैंने। ठीक है बात समझे? ओके। तो वर्क इनपुट को मैं क्या लिख सकता हूं? QH माइनस QL लिख सकता हूं। तो COP क्या हो जाएगा? QL अपॉन QH माइनस QL, राइट? बट इफ आई टॉक अबाउट रिवर्सिबल इंजन, देखिए ये हर जगह वैलिड है। ये वाली डेफिनेशन तो ब्रॉड डेफिनेशन है, ये हर जगह वैलिड रहेगी। बट अगर मान लीजिए इंजन दे रखा है रिवर्सिबल या कार्नट, ठीक है, कार्नट भी नहीं बोलूंगा, रिवर्स कार्नट बोलूंगा ना, क्योंकि कार्नट तो हीट इंजन था, तो उसका अपोजिट तो हो जाएगा क्या? रिवर्स कार्नट। तो अगर रिवर्स कार्नट इंजन है सपोज, ठीक है, रिवर्स कार्नट इंजन है, तो अब इस इक्वेशन की मदद से मैं क्या लिख सकता हूं इसको? क्या मैं इसको, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको मैं लिख सकता हूं TL अपॉन TH माइनस TL। आप QL को QH के टर्म में रख दीजिए, QL को आप QH के टर्म में रख दीजिए, तो है ना ऊपर QH कट जाएगा, तो आपके पास में ये मिल जाएगा ना, TL अपॉन TH माइनस TL। सो दिस इज व्हाट इज COP, बट ध्यान रखिएगा रिवर्सिबल। दिस इज फॉर ओनली रिवर्सिबल, बट दिस इज ब्रॉड, दिस कैन बी अप्लाइड एनीवेयर, यहाँ ये कहीं भी अप्लाई हो जाएगा। बट अगेन क्योंकि ये रिवर्सिबल के लिए वैलिड है, तो ये भी रिवर्सिबल के लिए वैलिड है। तो दिस इज व्हाट इज रिवर्सिबल COP, या फिर आइडियल COP भी बोल सकते हैं आप, या फिर कार्नोट COP भी बोल सकते हैं ना। कार्नोट COP बोलिए, चाहे आइडियल COP बोलिए, चाहे रिवर्सिबल COP बोलिए, कुछ भी बोलिए, एक ही बात है। ठीक है बात? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप इट्स क्लियर है ना। तो ये सारे कंसेप्ट मैंने डिस्कस किए, राइट? तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो वहां से ये आ जाएगा कि नहीं, या अब ये समझ आ गया कैसे आया? ठीक है ना। फिर भी मैंने चलो आपको रिवाइज करा दिया, वरना आपको समझ नहीं आता, अरे यहां से यहां कैसे कूद गए भाई। बात समझे? ओके। अच्छा माय डियर, एक टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? COP ऑफ हीट पंप एंड COP एंड ऑफ रेफ्रिजरेटर। माय डियर, दिस इज नॉट अ न्यू टॉपिक। ये न्यू टॉपिक नहीं आपके लिए, ये इनफैक्ट मैंने आपको डिस्कस किया था, आप ये भी याद करो, है ना। इनफैक्ट मैंने डिराइव भी कराया था। तो डेरिवेशन क्या बोलता है? इनफैक्ट मैं इसको स्किप करूंगा माय डियर, वाई? बिकॉज इसको मैंने पहले बता रखा है, तो उसको आप देखिएगा ध्यान से ना। तो COP ऑफ हीट पंप क्या बोलता है? 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेंट। बट माय डियर, इसको लगाने की कंडीशन होती है क्या? एप्लीकेबल फॉर बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट, राइट? सेम टेम्परेचर लिमिट होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा ना, उसके लिए एप्लीकेबल होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यहां तक बात सही है ना। तो सेम टेम्परेचर लिमिट में ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है माय डियर। और एक और आपको रिलेशन मैंने डिराइव करवाया था, क्या? COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू व्हाट? 1 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट। ये मैंने डिराइव कराया था आपको। COP ऑफ, अब देखिए ध्यान से, अगर मैं COP ऑफ हीट पंप बोल रहा हूं तो ये भी कार्नोट ही है, ध्यान रखिएगा। COP ऑफ कार्नोट हीट पंप विल बी इक्वल टू व्हाट? 1 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। कार्नोट क्या है ये? देखिए एफिशिएंसी बोल दिया तो आप कंफ्यूज मत होना, एफिशिएंसी बोल दिया तो इंजन ही है। अगेन दिस, ऑल दीज थिंग्स विल बी एप्लीकेबल ओनली बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट्स। देखो बार बार बोल रहा हूं, सेम टेम्परेचर लिमिट्स पे ही अप्लाई होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप किसको याद करेंगे? ये देखिए, इसको आप ऑब्जेक्टिव के तौर पर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अच्छे से याद कर लीजिएगा। सो द अबव एक्सप्रेशन इज एप्लीकेबल बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट्स। बार बार बोल रहा हूं मैं इस चीज को, ठीक है? ऐसा ना हो कि कहीं आप इसको हर जगह लगाने लग जाएं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये दिस वाज ऑल अबाउट बेसिक्स ना ऑफ रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग। ठीक है, अब इसके बाद माय डियर हमारा जो मेन, जो हमारा सब्जेक्ट है ना, एक्चुअली में अब शुरू हो रहा है। ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब मेन सब्जेक्ट शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स।